हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पिछले हफ्ते जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उसी में मैंने 4 आपके जो कमेंट है वो पिक किए हैं। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट का बार बार पूछा जा रहा है कि सर एनटीपीसी के एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर लगे, क्या ग्रुप डी के एग्जाम सेंटर्स भी इसी तरह से लगेंगे? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप डी में इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट को लेकर जो है कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर अप्रेंटिसशिप वालों की जो सीट्स है वो इनडायरेक्टली 60% तक हो गई है। तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कुछ चीज़ें। और रेलवे ग्रुप डी का जो टेंडर है वो किसको मिलने वाला है या किसको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो वीडियो हमेशा की तरह छोटा सा रहेगा, एंड तक आपको वीडियो देखना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या ग्रुप डी के भी एग्जाम सेंटर दूर लगेंगे। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एनटीपीसी के जो एग्जाम सेंटर हैं वो दूर क्यों लगे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इस बार जो रेलवे है वो नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करना चाह रहा है। काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है रेलवे के द्वारा। अगर नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करना है तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ शिफ्ट है या जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। यानी कि 1 दिन 2 दिन में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट होता है या एक ही शिफ्ट में अगर एग्जाम कंप्लीट होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनटीपीसी के सेंटर्स दिए गए हैं ताकि एग्जाम को जो है कम से कम शिफ्ट में कंप्लीट कराया जाए। हालांकि देखिए, एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। और जो यहाँ पर छात्रों के सिटी इंटीमेशन आया है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है शिफ्ट 2 में भी एग्जाम है। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लगभग हो रहा है। यानी कि यह भी आपके लिए अच्छी खबर है कि 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम कंप्लीट हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होना है। सिर्फ 2 ही शिफ्ट को यहाँ पर मैनेज करना है, उन्हीं को इक्वल करना है। पहले क्या था कि 10-10 दिन तक एग्जाम चलते थे तो उसमें आपको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, इसलिए छात्रों के साथ जो है अनइक्वलिटी आ जाती है। कुछ स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है जो डिजर्व नहीं करते थे 2018 में, सिर्फ इसलिए हो गया था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को अच्छा मिल गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, एग्जाम सेंटर अगर दूर है तो वो नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए है। तो इनडायरेक्टली अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो ये आपको बेनिफिट करेगा। साथ ही आपको पता है कि एग्जाम सेंटर जब दूर होते हैं तो चीटिंग के चांसेस भी कम होते हैं, तो वहां भी आपको बेनिफिट है। हालांकि ये बात सही है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जाने में, कुछ क्या सभी को प्रॉब्लम होती है। जब आप 400-500 किलोमीटर तक जो है ट्रेवल करके जाते हैं एग्जाम देने, गर्ल्स को स्पेशली बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम को अगर आप टैकल कर लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे। अब सीधा इसको रिलेट करते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम सेंटर दूर लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए, एनटीपीसी के जितने दूर एग्जाम सेंटर लगे ग्रुप डी के उससे भी ज्यादा दूर लगने के चांसेस हैं। क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। आपको बताया कि यहाँ पर एक आरआरसी का एग्जाम होना है। एक आरआरसी में किसी में 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, किसी में 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, किसी में इवन 17 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं। अगर आप न्यू दिल्ली का डाटा देखेंगे तो 17 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो 8 लाख फॉर्म सिकंदराबाद में भरे गए हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर ये टेंडर डॉक्यूमेंट का ऑफिशियल पार्ट है। इसमें एक चीज यहाँ पर लिखी गई है कि अगर फुल कैपेसिटी के साथ जो है एग्जाम कराया जाए तो एक दिन में 2.8 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कराया जा सकता है। और अगर यहाँ पर कोविड का प्रोटोकॉल यूज करें, हाफ स्टूडेंट को लें तो 1.4 लाख। अब यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है कि देखिए, अगर आपका एग्जाम कम से कम शिफ्ट में कराना है तो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स देने होंगे। तो इस कंडीशन में आपके एग्जाम सेंटर दूर लगेंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा मैंने आपको बता दिया। नुकसान सिर्फ एक ही है कि आपको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट आपको यहाँ पर 2-3 मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि सर एग्जाम सेंटर तो चलिए दूर लगेगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन कब नहीं होता है पहले ये समझिए। अगर आपका एग्जाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में हो जाता है सभी स्टूडेंट का, तो नॉर्मलाइजेशन वहां पर नहीं होता है। जो भी आपके रो मार्क्स बनते हैं वही आपके फाइनल मार्क्स होते हैं, उसी से आपकी मेरिट बन जाती है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि फुल कैपेसिटी के साथ एक दिन में 2.8 लाख कैंडिडेट का एग्जाम लिया जा सकता है। और यहां पर आपने देखा 17 लाख फॉर्म है। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम 2-3 दिन तक चल सकता है। कुछ आरआरबी का, जिन आरआरबी में कम फॉर्म भरे गए हैं वहां पर हो सकता है कि एक ही दिन में 2 शिफ्ट करा के एग्जाम करा लिया जाए। तो यहां पर आप लोगों का अगर सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। एनटीपीसी में भी होगा। इवन देखिए, कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर जैसे आपका लेवल 4 की पोस्ट है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बहुत ही कम सीट्स थी, बहुत ही कम स्टूडेंट थे। लेकिन बाकी जो आपके लेवल है, लेवल 6 है और भी ज्यादा लेवल है जिनमें ज्यादा स्टूडेंट है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका परसेंटाइल बेस्ड होगा। अब देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज जनरली वहीं किया जाता है जहां पर कम शिफ्ट होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है वहां पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का यूज हुआ है। और लेटेस्ट इसका यूज हुआ था यूपी SSC पेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें इसका यूज हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, लेकिन पहले जैसा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर वेरिएशन इतना ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट अगर होती है या 2-3 दिन एग्जाम चलता है तो वहां पर सिर्फ उनको इक्वलिटी शो करनी है, इक्वल करना है स्टूडेंट को। थोड़ा बहुत वहां पर नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा तो वेरिएशन कम होने के चांसेस है। तो ये आपका सवाल हो गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट का जो मैटर है। वहां पर उनकी सीट्स को 20% रिजर्व किया गया है। तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं कहां से ये बात पता लगी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, जो यूआर की सीट है, वो भी यहां पर अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो लगभग 40% सीट्स अगर होती हैं तो 40 + 20 यानी कि 60% सीट जो है अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। देखिए, ये बात सही है कि जो यूआर की सीट होती है उसका मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि किसी के लिए रिजर्व नहीं है। इसकी कट ऑफ जो भी क्लियर करेगा वो इस पर सीट ले सकता है। जैसे मान लीजिए एक एससी का कैंडिडेट है, अगर वो यूआर के इक्वल मार्क्स ले आता है तो वो यूआर कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि यूआर की
सीट ले लेता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप वालों में ऐसा नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप का मैटर अलग है, इनको 20% सीट स्पेशल दी गई, जैसे एक्स सर्विसमैन को स्पेशल सीट्स दी जाती है सभी पोस्ट में। तो यहां पर जैसे 1 लाख के करीब वैकेंसी है, 20,000 या 22,000 पोस्ट इनकी बिल्कुल फिक्स है, वहां पर ये लोग फाइट करेंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि ये यूआर की 40% सीट लेकर वहां पर जो है ये वो सीट्स भी ले लेंगे और आपको इसमें दिक्कतें आएगी। बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि इसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि अगर आपका जो है अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट 20% सीट पर जाते हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। बाकी कट ऑफ वट ऑफ की कोई टेंशन आप ना लो, बस ये मान के चलो कि अब सीट जो है 1 लाख की बजाय 80,000 है। और देखिए पहले भी इनको रिजर्वेशन मिलता आया है, आपको पता नहीं था वो एक अलग बात है, रिजर्वेशन इनको पहले से मिलता आया है। पिछली वैकेंसी में इनके लिए रिजर्वेशन था, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन था। तो यहां पर आपको घबराने की बात नहीं है, 20% सीट ही ले जाएंगे। आप मान के चलिए 80,000 सीट पर आपको फाइट करनी है, उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है कि टेंडर किसको मिलेगा। अब आपको पता है यहाँ पर 3 कंपनी यहाँ पर फाइनल हुई थी, मेरिट ट्रैक है, एक आपका MEL है और TCS है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर जो आपकी मेरिट ट्रैक है उसी को आपका जो है टेंडर जाएगा और वो NSCIT की एक ब्रांच है, पता नहीं मतलब कहाँ से ये चीज़ें आप पता करते हो, कोई ऑफिशियल नहीं होता है, कौन से यूट्यूब चैनल पर आप ये चीज़ें देखते हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपका मेरिट ट्रैक है ऐसा कहीं ऑफिशियली मैंने नहीं देखा, मैंने पूरी वेबसाइट इनकी चेक की थी, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं मिला कि NSCIT की ही ब्रांच है और इनको जो है आपका टेंडर जाने वाला है। टेंडर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, 2-3 प्रोसेस होते हैं, टेक्निकल बिड होती है, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल बिड होती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है, उसके बाद फाइनलाइज किया जाता है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरिट ट्रैक को नहीं मिलेगा, मिल सकता है मेरिट ट्रैक को भी, लेकिन TCS को मिलने के ज़्यादा चांसेस है, वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर TCS को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और फिर से कोई बाधा भी नहीं आएगी। बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिस के रिगार्डिंग आता है मैं आपको अपडेट करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।